Hey everyone, today we will discuss about the endocrinology of thyroid gland. This is a requested video actually. So guys, endocrine system आपका एक तरीके का मैसेंजर सिस्टम है. सपोज़ आप किसी को मैसेज करते हो और वो आपका मैसेज रिसीव होते हैं उस हिसाब से रिस्पॉन्स करता है, प्रोसीड करता है. सिमिलरली आपके बॉडी में कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं और एंडोक्राइन सिस्टम को बनाने में कुछ ऑर्गन्स भी पार्टिसिपेट करते हैं. समटाइम लिवर एंड किडनी भी कुछ हार्मोन सिक्रीट करते हैं और हार्मोन एक तरीके का केमिकल मैसेंजर है वहाँ पे. और इसकी बायोकेमिस्ट्री अलग अलग हो सकती है. डिफरेंट ग्लैंड से डिफरेंट टाइप के हार्मोन सिक्रीट होते हैं. स्टेरॉइड हो सकते हैं, ये नॉन स्टेरॉइड हो सकते हैं. ओके, जो आपका एंडोक्राइन सिस्टम है ये पूरी तरीके से डक्टलेस होता है, यानी इसमें किसी तरीके का कोई डक्ट नहीं होता. ये अपनी जो सिक्रीशन होती है डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में छोड़ती है, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर इसका सिक्रीशन यानी हमारे हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं. अब जो हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, एक्सोक्राइन मतलब बाहर, यानी कि उनका जो सिक्रीशन है वो आपके डक्ट्स में आता है. सपोज़ लिवर है, लिवर के पास कौन सी डक्ट होती है, दैट इज़ बाइल डक्ट. और आपके गॉल ब्लैडर से निकलता है सिस्टिक डक्ट. दोनों डक्ट बनाती है कॉमन हेपेटिक डक्ट. कॉमन हेपेटिक डक्ट आपके पैंक्रियाटिक डक्ट से मिलता है, हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट बनाता है. तो ये क्या है, इनके सिक्रीशंस क्या है, एक डक्ट के अंदर पैक है, डायरेक्टली आपके सर्कुलेशन में नहीं आ रहा. लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड के केस में क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा वैस्कुलर होते हैं और इनका सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है. और जब भी हम एंडोक्राइन सिस्टम की बात करते हैं या उससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स की बात करते हैं तो ये जितनी भी स्टडी हम करते हैं ये आपका आ जाता है एंडोक्रिनोलॉजी के अंदर. सो गाइस, उन एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हमने एक जगह पे लिस्टेड किया है, दैट इज़ पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पैंक्रियाज, ओवरीज, टेस्टिस, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, एडिनल ग्लैंड. और जो आपका हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ना, इसे हम न्यूरो एंडोक्राइन ऑर्गन कहते हैं. और जो आपका पैंक्रियाज है ना, वो आपका एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन यानी डुअल ऑर्गन है. ओके, अब हम बात करते हैं थायराइड ग्लैंड की. एक पर्टिकुलर ग्लैंड को लेकर स्टडी करते हैं. तो थायराइड ग्लैंड आपका एक तरीके का एंडोक्राइन ऑर्गन है जो आपके नेक में मिलता है, एंटीरियर नेक में. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द बॉडीज मेटाबॉलिक रेट वाया हार्मोन इट प्रोड्यूस. जो हार्मोन ये प्रोड्यूस करता है उसकी हेल्प से ये बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है. वो कैसे करते हैं हम आगे स्टडी करते हैं. आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हो, जो ये एंटीरियर नेक में ये प्रेजेंट होता है और इसके ऊपर एक कवरिंग है थायराइड कार्टिलेज की. ठीक है, इसके दो लोब्स होते हैं, लेफ्ट एंड राइट, और दोनों लोब्स आपस में कनेक्ट होते हैं इस्थमस ऑफ द थायराइड ग्लैंड. और ये एक बटरफ्लाई शेप स्ट्रक्चर होती है. इसकी एनाटमी में आप ये चीज़ लिख सकते हो. और ये जो ग्लैंड है आपका एग्जैक्टली ट्रेकिया के ऊपर प्रेजेंट होता है एंटीरियर नेक में. थायराइड ग्लैंड आपका डक्टलेस ग्लैंड है, एज वी ऑलरेडी डिस्कस. एंटीरियर नेक में प्रेजेंट होता है, जस्ट बिलो द लैरिंजियल प्रोमिनेंस, एडम्स एप्पल के जस्ट नीचे होता है, जो कि मेल में ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है. एंड इट इज़ रफली अ बटरफ्लाई शेप विद टू लोब्स रैपिंग around the trachea and connected in the middle by an isthmus. And the thyroid gland is not usually palpable. इसे palpate नहीं कर सकते आप. And it is supplied by the superior and inferior thyroid arteries, drain via superior and middle and inferior thyroid veins, and has a rich lymphatic system. नेक्स्ट इज़ योर हिस्टोलॉजी ऑफ थायराइड ग्लैंड. जो थायराइड ग्लैंड होता है ना, इसमें बहुत सारे आपके फॉलिकल्स होते हैं. फॉलिकल्स के अंदर होता है आपके फॉलिकुलर सेल्स. ये बेसिकली क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स होती हैं जो पूरे फॉलिकल को अंदर से लाइन करती हैं. और ये जो फॉलिकुलर सेल्स होती हैं ये एक तरीके का कोलाइडल सब्सटेंस रिलीज़ करती है जिसे हम थायरोग्लोबिन कहते हैं. और जो थायरोग्लोबिन के साथ साथ ना ये आपके हार्मोन्स भी सिक्रीट करती है, दैट इज़ टेट्राआइडोथायरोनिन जिसे हम T4 कहते हैं या थायरॉक्सिन भी कहते हैं जनरली, और ट्राईआइडोथायरोनिन दैट इज़ T3. इन बिटवीन द फॉलिकल्स एंड द पैराफॉलिकल सेल्स आर प्रेजेंट. इन फॉलिकल्स के बीच में आपके पैराफॉलिकुलर सेल्स होती हैं जो कि आपकी कैल्सिटोनिन सिक्रीट करती है. नेक्स्ट इज़ योर हार्मोन ऑफ थायराइड ग्लैंड. तो थायराइड ग्लैंड सिक्रीट 3 हार्मोन्स, टेट्राआइडोथायरोनिन T4 जिसे हम थायरॉक्सिन भी कहते हैं, ट्राईआइडोथायरोनिन T3 और कैल्सिटोनिन. जो T4 है ना, इसको हम थायरॉक्सिन कहते हैं और इट फॉर्म अबाउट 90% ऑफ द टोटल सिक्रीशन. टोटल सिक्रीशन थायराइड ग्लैंड जितने हार्मोन सिक्रीट करता है उसमें से 90% वो T4 सिक्रीट करता है, वेयर T3 इज़ ओनली 9 to 10%. नेक्स्ट इज़ योर हाफ लाइफ, रेट ऑफ सिक्रीशन एंड प्लाज्मा लेवल ऑफ थायराइड ग्लैंड, जो कि आपको पता होना चाहिए. और प्लाज्मा लेवल तो एक्चुअल में आपको बिल्कुल टिप पे होना चाहिए फॉर चेकिंग द रिपोर्ट्स ऑफ अ पेशेंट हु इज़ कंप्लेनिंग अबाउट द थायराइड एबनॉर्मेलिटी. और वाइवा में भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं. और जनरल फंक्शन क्या है थायराइड ग्लैंड का, दो मतलब इफेक्ट बॉडी के अंदर ये प्रोड्यूस करती है. पहला तो आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज़ करती है और चिल्ड्रंस के अंदर
थायराइड हार्मोन जो है ग्रोथ को स्टिमुलेट करती है। नेक्स्ट इज़ द एक्शन ऑन बेसल मेटाबॉलिक रेट, BMR पे इसका क्या एक्शन होता है। जो आपकी थायराइड हार्मोन है दैट इज़ थायरॉक्सिन, जिसे हम T4 भी कहते हैं, ये आपके मेटाबॉलिक एक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है बॉडी के अंदर। सिर्फ ब्रेन, रेटिना, स्प्लीन, टेस्टिस और लंग्स को छोड़ के बाकी सारे ऑर्गन पे ये एक्ट करता है और उसके मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज़ करता है। ऑक्सीजन कंजप्शन सेल्स के अंदर, टिश्यूज़ के अंदर इंक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से BMR ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाता है। और जितनी भी आपकी कैलोरीजेनिक एक्शन है ना, वो BMR के इंक्रीज़ से होती है। यानी जैसे जैसे आपका BMR इंक्रीज़ होगा और उस एक्शन को, उस वर्क को हम कैलोरीजेनिक एक्शन में रखते हैं, ठीक है, उसको हम कैलोरीजेनिक एक्शन कहते हैं बेसिकली। तो आपका जो हाइपोथायरॉयडिज्म होगा, यानी कि थायराइड का लेवल ज़्यादा है, थायरॉक्सिन का लेवल ज़्यादा है, T3 T4 बॉडी में ज़्यादा है, यानी BMR इंक्रीज़ हो जाएगी, 60 to 100% हो जाएगी नॉर्मल लेवल से। और अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है, यानी कि थायराइड का लेवल कम है, ठीक है, तो जो आपकी जो BMR है वो 20 to 40% फॉल हो सकती है, नॉर्मल लेवल से नीचे गिर सकती है। ओके, नेक्स्ट इज प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। जो आपके थायराइड हार्मोन्स हैं वो आपके प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में, प्रोटीन के सिंथेसिस में भी बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। अब प्रोटीन का सिंथेसिस होता है RNA के ट्रांसलेशन से। सो ये क्या करते हैं, RNA का ट्रांसलेशन इंक्रीज़ कर देते हैं। दूसरा एक्टिविटी ये प्ले करते हैं कि आपके DNA से RNA का जो ट्रांसक्रिप्शन होता है ना, उसको भी इंक्रीज़ कर देते हैं। जब DNA से RNA फॉर्म ही नहीं होगा तो कैसे आपका RNA से प्रोटीन बनेगा। तो आपका DNA से RNA वाली एक्टिविटी भी इंक्रीज़ हो जाती है और RNA से प्रोटीन फॉर्मेशन वाली एक्टिविटी, यानी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों को ही ये एक्सेलरेट कर देते हैं। नेक्स्ट इज़ द एक्शन ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ये किस तरीके से आपके कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जितने भी मेटाबॉलिज्म प्रोसेसेस हैं कार्बोहाइड्रेट के, उन सबको स्टिमुलेट करते हैं। थायरॉक्सिन बेसिकली इंक्रीज़ करता है आपके ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन, GI ट्रैक में जितना भी ग्लूकोज है उसको एब्जॉर्ब करने में थायरॉक्सिन हेल्प करता है। इन्हेंस करता है ग्लूकोज का अपटेक, सेल्स के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा अमाउंट में जाए। बाय एक्सेलरेटिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में अगर ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा तो ऑब्वियसली बात है जो सेल्स होंगी वो ज़्यादा ग्लूकोज अपटेक करेंगी। तो इस चीज़ को भी, इस एक्टिविटी को भी ये इन्हेंस कर देता है। थर्ड ये करता है आपका ग्लूकोज का, ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में ब्रेक डाउन, और ये ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस को भी एक्सेलरेट कर देता है। नेक्स्ट ये आपके GI ट्रैक पे भी अच्छा खासा एक्शन करता है। ये आपके एपेटाइट को इंक्रीज़ कर देता है। एपेटाइट मतलब होता है भूख लगना, यानी कि इससे भूख ज़्यादा लगेगी और फूड का इंटेक ज़्यादा होगा। जब फूड का इंटेक ज़्यादा होगा, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन और GI ट्रैक के जो मूवमेंट्स है वो भी ज़्यादा हो जाएंगे। और इसके हाइपर सिक्रीशन से ना डायरिया हो सकता है, और इसके लैक ऑफ सिक्रीशन से, यानी कि हाइपो सिक्रीशन से क्या हो सकता है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। एक्शन ऑन स्लीप, जो आपका थायरॉक्सिन लेवल है ना वो मेंटेन होना ज़रूरी है नॉर्मल स्लीप पैटर्न के लिए। जब आपको हाइपर सिक्रीशन होगी, यानी कि थायरॉक्सिन ज़्यादा सिक्रीट होगा, तो ये ज़्यादा स्टिमुलेट करेगा आपके मसल्स और नर्वस सिस्टम को। इस वजह से आप ज़्यादा टायर्ड फील करोगे, ज़्यादा एग्जॉस्ट फील करोगे और ज़्यादा नींद लगेगी। और इंसान तब तक नहीं सो सकता जब तक इसका जो स्टिमुलेटरी इफेक्ट है थायरॉक्सिन का न्यूरॉन्स पे वो सही ना हो। और जब इसका सिक्रेशन कम होता है तो आपका थायरॉक्सिन की कम सिक्रेशन की वजह से सोमनोलेंस जैसी कंडीशन, मतलब नींद नहीं, बहुत ज़्यादा नींद आती है। सोमनोलेंस में एक्सेसिव स्लीपीनेस फील होता है। नेक्स्ट इज द रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन के सिक्रीशन को कौन रेगुलेट करता है? फर्स्ट आपका होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है TRH, दैट इज थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को रिलीज करने के लिए व्हाट, TSH, दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जब TSH का लेवल इंक्रीज होता है तो वो आपके थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है T3 और T4, दैट इज थायराइड हार्मोन, उनको सिक्रीट करने के लिए। जब कभी भी बॉडी में एक्सेसिव आयोडीन इंटेक होता है, स्ट्रेस की कंडीशन होती है, तो इस कंडीशन में एक नेगेटिव फीडबैक जाता है आपके एंटीरियर पिट्यूटरी को कि वो TSH के सिक्रीशन को कम कर दे, जिसकी वजह से आपका जो थायराइड हार्मोन है उसकी सिक्रीशन ऑटोमेटिकली इनहिबिट हो जाती है। क्लिनिकल रेलेवेंस में आपका एक कंडीशन आता है गॉइटर। गॉइटर बेसिकली एक मेडिकल टर्म है जो कि एनलार्ज थायराइड ग्लैंड के लिए यूज़ किया जाता है। जब आपका ग्लैंड स्वेल्ड हो जाता है और वो इजीली पैल्पेबल होता है, विजिबल होता है, उसका साइज़ बढ़ जाता है एंटीरियर नेक में, सो इट मे बी ड्यू टू द ओवर और अंडर एक्टिव थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जब ओवर एक्टिव होता है उस केस में भी गॉइटर हो सकता है और अंडर एक्टिव के केस में भी गॉइटर हो सकता है, यानी कि आयोडीन डेफिशिएंसी एंड रेयर केसेस ऑफ थायराइड कैंसर। कई बार ये आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से होता है और कई बार ये थायराइड कैंसर की वजह से भी होता है। नेक्स्ट इज योर हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपर इज रिलेटेड टू समथिंग मोर देन नॉर्मल। सो इसमें जो आपके थायराइड ग्लैंड होते हैं वो ओवर एक्टिव हो जाते हैं, ज़्यादा काम करते हैं, दैट मीन्स कि ज़्यादा हार्मोन सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से ग्रेव डिजीज़ हो सकती है। ये एक तरीके का ऑटोइम्यून कंडीशन है जिसमें जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती है वो खुद स्टिमुलेट कर देती है TSH रिसेप्टर्स को फॉलिकुलर सेल्स के अंदर।
ये आपका इफेक्ट होता है रफली 1% पॉपुलेशन में और 10 टाइम्स मोर कॉमन है वीमेंस में मेल के कंपैरिजन में। पेशेंट जो होता है उसको हार्ट इंटॉलरेंस, वेट लॉस, ब्रैकीकार्डिया, नर्वसनेस, इंक्रीज स्वेटिंग, बॉवल मूवमेंट ज़्यादा हो जाना, और इसको ट्रीट किया जा सकता है कार्बिनाजोल से, और जो कि आयोडीन बाइंडिंग को इनहिबिट करता है थायरोग्लोबिन के अंदर। नेक्स्ट इज़ योर हाइपोथायरॉयडिज्म, मतलब अंडर एक्टिव थायराइड ग्लैंड, जिसमें थायराइड हार्मोन का लेवल नॉर्मल से कम हो जाता है, और ये आपका रिस्पॉन्सिबल है हैशीमोटो डिजीज़ के लिए। ये भी एक ऑटो इम्यून कंडीशन है जहाँ पे थायराइड फॉलिकल्स जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, यानी एक ऐसे एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होते हैं जो TSH के रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर देते हैं थायराइड फॉलिकुलर सेल्स के अंदर। ओके, और हाइपरथायरॉयडिज्म की तरह ही इसमें 1% पॉपुलेशन में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, और 10 टाइम्स मोर कॉमन है वीमेंस में मेल के कंपैरिजन में, और ये वर्ल्ड वाइड डेवलप हो रही है क्योंकि आयोडीन की डेफिशिएंसी ज़्यादा हो रही है। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने एक कंपैरिजन शो किया है हाइपर और हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर। सो जो आपका हाइपरथायरॉयडिज्म होता है उसमें आपको एंजाइटी ज़्यादा फील होती है, वाइल हाइपो में आपको डिप्रेशन फील होगा। हाइपोथायरॉयडिज्म रेस्टलेसनेस की फीलिंग कराता है, और हाइपोथायरॉयडिज्म आपको हमेशा फटीग फील कराता है। इसमें ट्रैकीकार्डिया हो सकता है, इसमें ब्रैकीकार्डिया हो सकता है, इसमें वेट लॉस हो सकता है, इसमें वेट गेन हो सकता है, इसमें स्किन थिन हो जाती है, इसमें ड्राई और इची स्किन हो जाती है, इसमें हीट इंटॉलरेंस होता है, इसमें कोल्ड इंटॉलरेंस होता है, बॉवल मूवमेंट फ्रीक्वेंट हो जाते हैं, इसमें कॉन्स्टिपेशन वाली कंडीशन आ जाती है, गॉइटर दोनों ही केस में पॉसिबल है। हाइपर में आपका लो TSH हो जाता है और हाइपो में आपका हाई TSH हो जाता है। लो TSH होगा यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स कम हैं, तो आपका T3 और T4 का लेवल ज़्यादा होगा। जब TSH ज़्यादा होगा तो यानी T3 और T4 का लेवल कम है, तभी उसको स्टिमुलेट करने के लिए TSH का लेवल बॉडी में बढ़ रहा है। इस चीज़ को आप अच्छे से याद रखना, लो TSH, हाई TSH एंड हाई T3 T4, लो T3 T4। बाकी आप इस फिगर में भी सारी चीज़ों को नोटिस कर सकते हैं। So guys, this is all about the endocrinology of thyroid gland. Hope you guys like the video. Please share it with your friends and classmates. Do subscribe to my channel. Keep support. Show your love. Drop a comment below for which topic I have to make my next video. तब तक के लिए bye bye. Take care.